आज के मेरे व्याख्यान का विषय है सामाजिक अनुसंधान का संक्षिप्त परिचय। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम जानते हैं कि समाज में सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें घटनाएं घटित न होती हों। जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम वे घटनाएं हैं जो समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं, समाज को आगे बढ़ाती हैं, समाज का विकास करती हैं, समाज को प्रगति की ओर ले जाती हैं। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनके होने से समाज निरंतर प्रगति और विकास की ओर बढ़ता है, एक तरफ तो वो घटनाएं हैं। दूसरे वर्ग में हम उन घटनाओं को रख सकते हैं जो घटनाएं समाज को तोड़ती हैं, क्योंकि समाज में दोनों ही प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो घटनाएं समाज को तोड़ती हैं उनके कुछ उदाहरण हैं अपराध। जितने भी अपराध हैं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, आतंकवाद हो, हत्या हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, तो एक तरफ दूसरा भी ये घटनाएं हैं। एक अच्छा समाज वो माना जाता है जिसमें किस कल्याणकारी घटनाएं अधिक हों और अपराध आदि कम हों, क्योंकि यदि समाज में अपराध ज़्यादा होते हैं तो समाज के विकास की गति अवरुद्ध होती है, समाज के विकास की गति रुकती है। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़े, उसका विकास अवरुद्ध ना हो, समाज के सभी लोग सुरक्षित रहें, समाज के सभी लोगों के पास शिक्षा हो, रोजगार हो, छत हो, घर सिर ढकने के लिए, रहने के लिए मकान हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ कल्याणकारी घटनाएं अधिक होनी चाहिए। जो भी घटनाएं हों, प्रत्येक घटना को समझने की जिम्मेदारी, प्रत्येक घटना के अध्ययन की जिम्मेदारी समाजशास्त्रियों की होती है, क्योंकि जो घटनाएं कल्याणकारी हैं उनका अध्ययन करना भी जरूरी है, जिससे कि हम विकास की दशा समझ सकते हैं कि समाज के विकास की दशा क्या है, समाज का विकास किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ कल्याणकारी घटनाओं को समझना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो वहीं दूसरी ओर उन घटनाओं को भी समझना और अध्ययन करना जरूरी है जो घटनाएं समाज को तोड़ती हैं, समाज को विघटित करती हैं। विघटनकारी घटनाओं का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है जिससे कि विघटनकारी तत्वों पर रोक लगाई जा सके, इन घटनाओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि यदि ये घटनाएं और होती रहीं तो समाज के लोग इन घटनाओं में संलग्न होंगे, समाज के लोगों पर एक नकारात्मक और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज के लोग सुरक्षित रहें और किसी भी ऐसी घटना के प्रभाव में ना आए, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भी विघटनकारी घटनाएं हैं उनका समय से अध्ययन हो और ऐसी घटनाओं को समय रहते हुए ही रोका जा सके, जिससे कि जो समाज के लोग हैं वो उससे ग्रसित ना हो। दोनों ही प्रकार की घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। जब एक समाजशास्त्री किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो उसका एक ही उद्देश्य प्रमुख रूप से होता है, और वो उद्देश्य है घटना के कारणों को ज्ञात करना, घटना के परिणामों को ज्ञात करना और कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जिसके पीछे कोई कारण ना हो, चाहे घटना छोटी हो, बड़ी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, विघटनकारी हो, प्रत्येक घटना के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। एक कारण हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो प्रत्येक घटना के कारण होते हैं, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती।
और दूसरी वास्तविकता घटना के बारे में यह है कि प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम लेकर के आती है। प्रत्येक घटना के परिणाम पड़ते हैं समाज पर। यह हो सकता है कि उस घटना का परिणाम केवल एक व्यक्ति पर पड़े, या एक गांव में रहने वाले लोगों पर सब पर पड़े, या एक जिले के लोगों पर पड़े, या राज्य के लोगों पर पड़े। तो घटना से प्रभावित एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। समाजशास्त्री जो किसी घटना का अध्ययन करता है, उस घटना के कारणों को ज्ञात करता है, उस घटना के परिणामों और प्रभावों को ज्ञात करता है, और कार्य और कारण संबंधों की विवेचना करता है। अर्थात कि एक घटना किन कारणों से होती है और वो घटना अपने साथ क्या क्या परिणाम लेकर के आती है, और समाज के किस वर्ग को या किन किन वर्गों को वो घटना प्रभावित करती है। सामाजिक अनुसंधान में घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, कुछ चरण होते हैं जो एक अनुसंधानकर्ता को अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला चरण सामाजिक अनुसंधान का है घटना का चुनाव करना या समस्या का चुनाव करना। जब एक समाजशास्त्री, जब एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वह किसी एक घटना को चुनता है। घटनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सभी घटनाओं का अध्ययन एक समय में नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्यों व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। समाजशास्त्री भी एक व्यक्ति होता है, तो वो अपनी पसंद की एक घटना को अध्ययन के लिए चुनता है। घटना के चुनाव के बाद फिर वो उस घटना की गहराई में जाता है, उसकी पृष्ठभूमि को ज्ञात करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि उससे पहले उस घटना के बारे में किस किस ने अध्ययन किया, कहाँ कहाँ अध्ययन किया। इसके लिए फिर वो जो संबंधित साहित्य उपलब्ध है, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, इंटरनेट साइट्स पर, शोध ग्रंथों में, तो उस साहित्य का वो अध्ययन करता है। तो पहला चरण घटना का चुनाव, दूसरा चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन, तीसरा चरण उद्देश्यों का निर्धारण, अर्थात प्रत्येक अनुसंधानकर्ता कुछ उद्देश्यों को लेकर के कार्य करता है, तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वो अध्ययन कर रहा है, तो उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अगला चरण है प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना का मतलब है पूर्व विचार या घटना के बारे में काम चलाऊ अनुमान। जब भी हम कोई नया काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को करने से पहले उस काम को लेकर अनेकों विचार हमारे मन में उठते हैं, अनेकों अनुमान हमारे मन में उठते हैं। तो उन अनुमानों को, उन विचारों को ही, उन पूर्व विचारों को ही हम प्राकल्पना कहते हैं। ये बात सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होती है। जब एक अनुसंधानकर्ता, जब एक समाजशास्त्री किसी भी घटना का अध्ययन करना चाहता है या अध्ययन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वास्तविक अध्ययन करने से पहले उसके मन में उस घटना को लेकर, अध्ययन क्षेत्र को लेकर, सूचनादाताओं को लेकर, अवलोकन को लेकर, निदर्शन को लेकर, कारणों को लेकर, प्रभावों को लेकर अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार अचानक उसके मन में आते हैं। तो घटना के बारे में अनुसंधानकर्ता के मन में जो विचार उठते हैं, उसी को हम प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इन पूर्व विचारों, इन जो कामचलाऊ अनुमान हैं, इन अनुमानों को आधार मान करके ही एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। प्राकल्पना के निर्माण के बाद फिर शोध पद्धति का चुनाव करता है कि वो किस पद्धति के द्वारा
उस अनुसंधान को करेगा। कितनी इकाइयाँ होंगी, अर्थात सूचनाता कितने होंगे, कितने पुरुष होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, ये सारी चीज़ें इनका सबका वो निर्धारण करता है। और उसके बाद फिर वो तथ्यों का संकलन, जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विशेष महत्व है। तथ्य का तात्पर्य है घटना के बारे में प्रकाशित और अप्रकाशित जानकारियाँ। वो सभी जानकारियाँ जो प्रकाशित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जो अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, जिनको पहली बार प्राप्त किया जाता है या जिनको पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है, घटना के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जितनी भी सूचनाएं होती हैं, वो तथ्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बात करें तथ्य, प्राथमिक तथ्यों के संग्रह की। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य पहली बार संकलित किए गए, पहली बार प्राप्त किए गए तथ्यों को प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये वो तथ्य हैं जो न तो प्रकाशित रूप में कहीं उपलब्ध है, न अप्रकाशित रूप में कहीं उपलब्ध है। ये वो तथ्य हैं जिनके बारे में पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये वो तथ्य हैं जिनको किसी अन्य अनुसंधानकर्ता ने पहले कभी नहीं खोजा। ये वो तथ्य हैं जिनको पहली बार संकलित किया जा रहा है। ये पूरी तरह नवीन और मौलिक होते हैं। द्वितीय तथ्य, इसके विपरीत वे तथ्य होते हैं जो पहले से ही प्रकाशित स्वरूप में, अप्रकाशित स्वरूप में उपलब्ध है। ये वो तथ्य हैं, द्वितीय तथ्य, जिनको पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित किया जा चुका है और जिनका प्रयोग कम से कम एक बार किसी अन्य अनुसंधानकर्ता ने कर लिया है। तो दोनों ही प्रकार के तथ्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब तथ्य संकलन की हम बात करते हैं एक चरण के रूप में, तो यहाँ बात करेंगे प्राथमिक तथ्यों की। ये प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, ये अगला चरण है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रायः अनुसूची प्रविधि से किया जाता है, या प्रश्नावली प्रविधि से किया जाता है, या साक्षात्कार से किया जाता है। अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार, या फिर वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। तो जिस प्रकार की समस्या है, जिस प्रकार की घटना है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी प्रकृति के अनुरूप अनुसंधानकर्ता अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित प्रविधि का चुनाव करता है और उस प्रविधि से प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। जब तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं तो उसके बाद तथ्यों का अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है, उनको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उन तथ्यों को सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सारणी कहते हैं। कई बार तथ्य ऐसे हैं जिनको कि हमें एक गुणी सारणी यानी दो खाने वाली सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करना है। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनके लिए द्विगुणी सारणी का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके लिए त्रिगुणी सारणी का प्रयोग करना पड़ता है, और कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको बहुगुणी सारणी के द्वारा प्रस्तुत करना पड़ता है। तो तथ्यों को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए, इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए कि लोग उन तथ्यों को समझ सकें, उनसे जानकारी हासिल कर सकें, घटना के बारे में समझ सकें, सारणियों का प्रयोग किया जाता है। और इतना करने के बाद फिर अंत में सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात घटना के बारे में एक सामान्य नियम बनाया जाता है। सामान्यीकरण का तात्पर्य है घटना के बारे में एक सामान्य नियम बनाना कि एक घटना किन किन कारणों से होती है और उक्त घटना अपने साथ क्या क्या परिणाम और प्रभाव लेकर आती है, और उस घटना से समाज के किन किन वर्गों के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सत्यों को ध्यान में रख करके घटना के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया
के सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जब इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया जो पहले से ही निर्धारित है, कुछ निश्चित चरण हैं, उन चरणों को अपनाना पड़ता है और सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन चरणों को अपनाते हुए किसी भी घटना का व्यवस्थित अध्ययन करता है।